बात कर रहे हैं हम सोल्यूशन चैप्टर की, तो सोल्यूशन चैप्टर हमारा ना 11th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम सबसे पहला फॉर्मूला क्या देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स जिसको एन से दिखाया जाता है उसका मतलब होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। याद रखेंगे, डब्ल्यू से हम गिवन मास को दिखा रहे हैं और कैपिटल एम से हम मॉलिक्यूलर मास को दिखा रहे हैं। खत्म। तो नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में तो बहुत चलता है इस चैप्टर में, लेकिन नंबर गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर में भी देखा जाता है, और गिवन वॉल्यूम अपॉन में एक फिक्स वॉल्यूम 22.4 लीटर गैस के लिए। अब हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें। यहां मेरे पास मास का रिलेशन आ गया, नंबर का रिलेशन आ गया, और रिलेशन आ गया वॉल्यूम का। किसके साथ? मोल के साथ। फिर आगे जाते यही बन जाता है आपका मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट में आपको करना क्या है, सिर्फ ढूंढना है गिवन मास को, किस केमिकल का यूज कर रहे हैं उसके नाम से उसके मॉलिक्यूलर मास, बस। तो वो आपको नंबर ऑफ मोल से देगा। गिवन वॉल्यूम को क्वेश्चन में देगा 20 ml। अब तुमने कहा भैया गिवन वॉल्यूम तो दिया नहीं था, मास और डेंसिटी दी थी, तो वहां से निकालो वॉल्यूम। किसी ना किसी सूरत में आपको वॉल्यूम को ढूंढना है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। आपको ढूंढना है नंबर को, गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.022 10 की पावर 20। ठीक है, तो ये आपका मोल कंसेप्ट बनकर आया। अब ये तो पहली चीज हुई। दूसरी चीज क्या आती है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में पहली चीज आती है आपकी मास परसेंटेज। इसको डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से दिखा सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू में 100। दूसरा आता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को आप V बाय V से दिखा सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू में 100। ठीक। तीसरा, मोलैरिटी, कैपिटल एम से दिखा सकते हो। अभी उन दोनों की यूनिट नहीं थी क्योंकि ऊपर वॉल्यूम था तो नीचे वॉल्यूम था, ऊपर मास था तो नीचे मास था। अब यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर, और इस यूनिट को कैपिटल एम से दिखा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके फिर से लीटर में लिया जाता है। मोलैलिटी छोटे m से दिखाया जाता है, और अगर कोई आपसे पूछे मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन सा बेटर है, तो आप कहोगे मोलैलिटी, क्योंकि ये वॉल्यूम नहीं रखता। वॉल्यूम मास और टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज होता है, और अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं तो वहां पर अपॉन में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास कभी चेंज नहीं होता। तो आप कहोगे मोलैलिटी टेम्परेचर और प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मोल पर केजी छोटे एम से दिखाते हैं। ये 4 फॉर्मूले हो गए। अगला आता है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम काय से दिखा सकते हैं या एक्स से। मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना हो सॉल्वेंट का, तो वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और अगर निकालना हो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर दोनों को ऐड कर दूं तो आपको दिखाई दे रहा है ऐड करने पर वैल्यू क्या आती है? 1।
तो किसी एक का निकाल लो तो दूसरे को 1 में से माइनस कर दो, अपने आप मोल फ्रैक्शन आ जाता है। इसके बाद बारी आती है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन जिसे हम पीपीएम से दिखाते हैं, पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में, इसी को कहते हैं हम मिलियन। मिलियन, ठीक है। अब बारी आती है बिलियन। पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन में सब चीजें सेम रहती है। ये जो यहाँ बातें लिखी थी ना, ये सारी चीजें सेम रहती है, बस बदलता क्या है, 10 की पावर को 9 कर दो, इसका मतलब होता है बिलियन। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, अभी मैंने देखा है किसी बच्चे के एग्जाम में, पेपर में, इसलिए 11th क्लास में, तो तुम्हारे में भी आ सकता है, ठीक है। अब अगर आपको दिया हो 20 ppm, तो वो क्या बन जाएगा, 20 डिवाइड बाय 10 की पावर 6। ऊपर होगा सॉल्यूट, नीचे होगा पूरा सॉल्यूशन। अगर आपको दिया हो 20% W/W, इसका मतलब 20/100, ये मास परसेंटेज का है। ऊपर हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूट, और नीचे क्या रहेगा, सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला और यूज होता है जिसे हम भूल जाते हैं, मास डेंसिटी का। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप मास निकाल सकते हो। या वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम को आप ऐसे लिख सकते हो, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के काम में आता है। मास ऑफ सॉल्यूशन ऊपर रखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखो, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा मोलैलिटी के लिए। मोलैलिटी का अपना एक फॉर्मूला ये भी है, 10x E/m0। इसमें x क्या होता है, मास परसेंटेज, d क्या होता है, डेंसिटी, m0 क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये वो बेसिक फॉर्मूले थे जिसपे आपके 11th बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है वेपर प्रेशर। अब बात को समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर। किसका प्रेशर है, वेपर्स का। ये रहा कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में ये लिक्विड भरा है, इसको अभी हमने कहा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अपनी वेपर्स बना रहा है, बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब सॉल्वेंट अपनी वेपर्स बना रहा है, बात को समझना, जब सॉल्वेंट अपनी वेपर्स बना रहा है, तब वो प्रेशर लगा रहा है अपनी ही सरफेस पर, ऊपर नहीं। वो कहलाता है वेपर प्रेशर। अगर ऊपर से लगने वाला प्रेशर इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ऊपर से लगने वाले प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या कहते हैं, और नीचे से लगने वाला प्रेशर कहलाता है फिर वेपर प्रेशर। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम पर आ गए, ये दोनों प्रेशर, तो जो यहां प्रेशर लग रहा होगा वो कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इस वक्त हम इसको हीट कर रहे हैं, तो एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से काफी सारी बातें पता चल गई। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर अटेन होता है। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तब जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक। अगली चीज, अगर मैं लेता हूं प्योर सॉल्वेंट और उसके अंदर सॉल्यूट डाल के उसका सोल्यूशन बना देता, ठीक है। तो सॉल्वेंट में क्या डालता हूं मैं, सॉल्यूट,
तो ये वेपर प्रेशर अब पहले जैसा नहीं रहता। पहले था पी नॉट ए और अब बन जाता है पी ए। यहां से यहां जाते वक्त वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनते वक्त वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। वेपर प्रेशर क्या करता है? ठीक है, आगे देखो। इसके डिक्रीज करने के रीजन क्या है? आप देख रहे हो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आते तो आपका रीजन पता होना चाहिए। रीजन ये है कि एक तो फिजिकली रीजन ये है कि उसकी सरफेस कम पड़ गई। दूसरी बात, एक और रीजन है, केमिकली उनके बीच में बॉन्ड बन गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बन गई। ठीक है, इन दोनों कारणों की वजह से अब वो उसको वेपराइज होने नहीं दे रहा। खत्म बात। फिर से मैं आपसे बात करता हूं, ये है आपका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये है सिर्फ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का। इसका मतलब अब ये प्योर नहीं है, इसमें कुछ मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें मिला हुआ है तो इसका पूरा हिस्सा तो हुआ नहीं, कुछ हिस्सा हुआ। उस हिस्से पर ही ये डिपेंड करेगा। पीए डिपेंड करेगा सिर्फ अपने हिस्से पर। किस पे डिपेंड करेगा? तो यहां से फॉर्मूला बना पीए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए का ये। खत्म कहानी। इस बात को समझो। अगला, तो फिर हमने कहा ऐसा पीबी के साथ भी हो सकता है। हाँ, पीबी भी क्या अपने हिस्से पे डिपेंड करेगा? हाँ, तो पीबी बन गया पी नॉट बी का। पी टोटल कितना हुआ? पी सॉल्यूशन बोल लो, पी टोटल बोल लो, वो कितना हुआ? पी ए प्लस पीबी। पी ए कितना है? पी नॉट ए का ए। पीबी कितना है? पी नॉट बी का बी। का ए को खोलना, 1 माइनस का बी। इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, और सॉल्व करने पे क्या आएगा? ध्यान दो, पी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए का बी प्लस पी नॉट बी का बी। क्या चीज बाहर आ रही है? का बी। अंदर क्या बचा? पी नॉट बी माइनस पी। ये तब होगा जब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर हो, यानी कि कंसीडर किया जाए। जब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कंसीडर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर बनाता है। अगर नॉन वोलेटाइल हुआ तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में पीबी होता ही नहीं है, तो पी सोल्यूशन बन जाएगा सिर्फ पी सॉल्वेंट के इक्वल। और पी सॉल्वेंट क्या है? पी नॉट ए का। इसमें पीबी लिया नहीं जाए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल में तो काम का नहीं था ये, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता तो क्या होता? तो आप कहते हैं सिर्फ सॉल्वेंट को कंसीडर करता, मैं सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को कंसीडर ही नहीं करता, क्योंकि वो तो वेपर ही नहीं बना रहा, तो उसका प्रेशर ही नहीं बनेगा। प्रेशर नहीं बनेगा तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये बात थी। अच्छा, इस लॉ को हम राउल्ट्स लॉ कहते हैं। राउल्ट्स लॉ कहता है पी ए डिपेंड करता है का ए पे, पी बी डिपेंड करता है का बी। ठीक है, पी और पीबी की बात हो गई। अब जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा वो कहलाएगा आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन कौन है? जो ओबे करता है राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को माने
वो आइडियल सोल्यूशन। जो राउल्स लॉ को ना माने वो नहीं है आइडियल सोल्यूशन। ठीक बात। एक बात। दूसरी बात, अगली चीज ये आती है, आइडियल सोल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो है। चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो है, चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो है। खत्म बात। इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं होता अगर मैं ग्राफ बनाऊं। इसके बीच में मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन की रिस्पेक्ट में गिरता जा रहा है, तो वो है सॉल्वेंट। और किसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो वो है सॉल्यूट। मैक्सिमम वेपर प्रेशर सॉल्यूट का कितना है, पी नॉट बी, और मैक्सिमम सॉल्वेंट का कितना था, पी नॉट ए। और ये किसका है, सॉल्यूशन का। ठीक है, दोनों का, ए और बी को मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, शुरुआत में मोल फ्रैक्शन सिर्फ ए का था, बी का जीरो था, और आखिरी में मोल फ्रैक्शन ए का जीरो हो गया और सिर्फ बी का रह गया। तो ये तो हुआ आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, तो अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो एक कंसेप्ट आएगा आपके साथ, नॉन आइडियल क्यों है। तो हमने ढूंढना चालू किया कि भैया यहाँ इंटरेक्शन थी, क्या थी, तो आइडियल सॉल्यूशन में हमने इंटरेक्शन की बात क्यों नहीं करी, अब कर लेते हैं। कि अगर मैं आपसे ये कहूं पहले कोई रिलेशन था ए के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, बी के बीच में, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, वो बिल्कुल बराबर है सॉल्यूट सॉल्वेंट के। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, व्हिच मींस सॉल्यूशन इज आइडियल। अगर ऐसा हो, अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, तो ए बी बराबर नहीं होंगे ए बी के। क्या ये बात ठीक है? ठीक है। अब अगर हमने ये हिसाब किताब लगाया तो हमारे पास दो केस आते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या, डेविएशन। अब पहले डेविएशन ही समझें, फिर डेविएशन से उल्टा आएंगे, जिससे नाम दिया गया उसी से समझते हैं। पहला आया पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा होगा उसका, थोड़ा पॉजिटिवली उठ जाएगा। ये था पहले ग्राफ। अब ग्राफ ऐसा हो जाएगा, वेपर प्रेशर आसानी से बन रहा है, इसका मतलब ये है, ग्राफ उठ गया मतलब वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन से तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, वेपर प्रेशर थोड़ा आसानी से बन रहा है। आसानी से बन रहा है मतलब अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है। तो क्या कहोगे आप, क्या ये बात ठीक है, पहले आप चेक करके बताओ। ए बी पहले ताकतवर था और अब कमजोर है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए बात ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कमजोर है, सॉल्यूट सॉल्यूट से, सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, आना बोलो। चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जीरो से छोटा है, और चेंज इन एंथैल्पी जो है वो भी जीरो से छोटी बड़ी है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया बना पॉजिटिव डेविएशन का। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव डेविएशन की, तो क्या होगा, तो ग्राफ आपका नीचे चला जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर घट गया, वेपर बनना मुश्किल हो गया, इसका मतलब इंटरेक्शन ताकतवर हो गई।
वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो आप कहोगे ए ए बी बी इंटरेक्शन ताकतवर कमजोर है ए बी से। इसे क्या कहेंगे? ठीक है, इसे कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ दो तरीके की डेविएशन दिखाई दी आपको, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। और उनके अंदर क्या क्या चीजें चेक करनी थी? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एंथैल्पी। अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव डेविएशन, अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरेक्शन ताकतवर हो गई है अब तो नेगेटिव डेविएशन, और पहले थी सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की तो पॉजिटिव डेविएशन। खत्म कहा। बराबर है, हाँ एक बच्चा कह रहा है दोनों बराबर हो तो नहीं हुआ डेविएशन, आइडियल सोल्यूशन। सबसे पहले तो वही बताया आपको। आगे ये बात समझ में आ गई? पॉजिटिव डेविएशन, जीरो डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, तीनों बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ सकते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बाद बारी आती है आपकी एजियोट्रॉप्स। अगर मैं एजियोट्रॉप की बात करूं तो मेरे पास कई सारे एजियोट्रॉप है। देखो भैया, ये इस पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन ने ही मुझे एजियोट्रॉप एक कंसेप्ट हमने बीच में छोड़ दिया, अब इसके बाद बता दूंगा। हेनरी, ठीक है। देखो अब क्या कहती है एनसीईआरटी एजियोट्रॉप के बारे में। एजियोट्रॉप, ध्यान दो बेटा, बातें मत करो। वो कह रहा है कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो एजियोट्रॉप बाइनरी सोल्यूशन बनाते हैं जिनमें लिक्विड और वेपर का फेस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, एक कंडीशन आ जाती है जहां पर लिक्विड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही टेम्परेचर पर भाप बनाना चालू कर देते हैं। एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। किसका? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। ठीक है, तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना मुश्किल है। इट इज, मैं पूरी एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ रहा हूं। सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप व्हिच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड फेज में और वेपर फेज में उनका सेम कंपोजिशन रहता है किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, और वो बॉयल करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। इन सच केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता, और इस तरीके से बनते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, जो दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन वो बनेगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। क्यों? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब था वेपर प्रेशर अब डिक्रीज हो गया। ठीक है, उनके बीच की बॉन्डिंग अब कमजोर हो गई, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, एलिवेट हो गया। हाँ, बढ़ गया वेपर प्रेशर, खुद ही वेपर्स बनने लग गई, तो कम टेम्परेचर पे वेपर बनने लग गई है। इसका मतलब क्या है? अब कम टेम्परेचर पे वेपर्स बन रही है, और उसको अगर टेम्परेचर कम चाहिए तो वो क्या हो गया? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और अगर मैं तुमसे कहूं नेगेटिव डेविएशन है, तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब अब बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है ए बी की, और अब उनको वेपर बनाना मुश्किल हो गया। अब ज्यादा टेम्परेचर चाहिए वेपर्स बनाने के। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, दो कैटेगरी बनी, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और दोनों कहलाते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स में होता क्या है? दोनों साथ साथ ही वेपर्स बनाते हैं। इसके दो केस एनसीईआरटी ने दिए हैं, जरा वो सुन लो एक बार। पहला केस, इथेनॉल और पानी का मिक्सचर। अगर 95% इथेनॉल हो और 5% पानी हो तो वो एजियोट्रॉप बन जाता है। उसके बाद आप उसके पानी को और इवेपोरेट करके अलग नहीं कर पाओगे, दोनों साथ साथ ही भाप बनेंगे। once this composition, एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, once this composition is attained, this is known as azeotrope composition। ठीक है,
लिक्विड एंड वेपर हैज द सेम कॉम्पोजिशन एंड नो फर्दर सेपरेशन अकर। अगर मैं बात करूं नेगेटिव, ये था पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। अगर मैं बात करूं नेगेटिव डेविएशन यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप की, तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल आता है नाइट्रिक एसिड का 68% 32% वाटर के साथ। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी ने दिया तो ये आ सकता है बेटा। इसका बॉइलिंग पॉइंट 393.5 है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, तो ये भी पूछा जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद बारी आती है, ये तो बात हुई हमारी वो जो इससे रिलेटेड थी। अब बारी आती है हेनरी की। अगर आप हेनरी का लॉ देखोगे, अब जब ये हेनरी का लॉ मैं राउल्ट्स की बात करा रहा हूं तो सेम लॉ लगेगा। राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ सेम है, बस हेनरी लॉ गैस के लिए। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो आप कह सकते हो प्रेशर इक्वल्स टू, अब यहां पर वहां पे आता था पी नॉट ए या पी नॉट बी, यहाँ पी नॉट तो है नहीं, तो यहां पर हेनरी ने कहा आप लगा लो हेनरी इज कांस्टेंट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से आप क्या समझते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले में लगाओ, प्रेशर इक्वल्स टू KH, टाइम में आपका काम बन जाएगा। अब हमारा सॉल्वेंट जनरली पानी होता है, क्या होता है, अब पानी के लिए एक खास बात है, 1 लीटर के लिए ये होता है 1000 ml, और 1000 ml के लिए ये होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम के लिए इसके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 55.5। कैसे, आप एक काम करो, 1000 ग्राम को 18 से डिवाइड करो, 55.5 मोल ही आएगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ पानी के, इसके लिए पानी। अब जनरली हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकाल रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस गैस में हम नीचे वाले गैस को निग्लेक्ट कर देते हैं। ये मैं आपको न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्चुअली नहीं करते, न्यूमेरिकल के लिए हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, और उसको छोड़ देते हैं। आगे चल सकते हैं, क्या आपको हेनरी का लॉ समझ में आया, हेनरी का लॉ P इक्वल्स टू KH का है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद बारी आती है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पहली बात हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों में से सबसे अच्छी और ऑस्मोटिक प्रेशर वाली मानी जाती है। ठीक है, चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसके हिसाब से ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क पड़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास पे इनवर्सली पड़ेगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली पड़ेगा। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है आपको, सबसे पहले आता है आपका राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है आपको, राउल्ट्स लॉ कहता है कि पी ए होता है पी नॉट ए का ये, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, अब मैं इसको आगे ऐसे लिख लूं, पी ए में से माइनस कर दो पी नॉट ए, पी नॉट ए में से माइनस कर दो पी ए, तो ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अभी तो बताया था पीए का मतलब पी नॉट ए का ये बताया था, और ये तो पीए है ही, क्या मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक वैल्यू ही तो पुट करिए पीए की। अब ये किसके इक्वल है, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के इक्वल है, इज इक्वल्स टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब वो कहता है ये तो आपने फॉर्मूला बना लिया, पी नॉट ए 1 माइनस
का ए इज इक्वल्स टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब एक काम करो, 1 माइनस का ए को तो यहीं रखो और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के नीचे ले जाओ पी नॉट ए को। ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था? पी नॉट ए माइनस पी ए, और अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं पी नॉट ए से, ये डिवाइड कर दूं तो वो क्या बन जाता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो किसके इक्वल है? 1 माइनस काई ए यानी कि काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बड़ा सीधा साधा फॉर्मूला बन गया। हाँ, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आप इसको आगे खोलना चाहो तो खोल सकते हो। ठीक है, याद रखना इन दोनों का सम लगभग इसके इक्वल आएगा, यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का बहुत कम है सॉल्वेंट के कंपैरिजन कैलकुलेशन के। तो वहां पर क्या बचा है? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए अपॉन एम बी। मुझे निकालना क्या है? सिर्फ एम बी। एम बी को उठा के उधर ले जाओ, बाकी सारी चीजें यहीं रखो। और यहाँ देखो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उल्टी भी दिखाई दे रही है, यही तो थी। इनवर्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे पेज को 2 मिनट के लिए देख लो फिर आगे बढ़ो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो उसको मैं समझा रहा हूं आपको वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के ग्राफ से। ये ग्राफ देखो पहले आप, ये ग्राफ किसका? ये है प्योर सॉल्वेंट का, और ये ग्राफ किसका है? ये है सॉल्यूशन का। ठीक है, अब पहले तो आपको ये समझना है कि प्योर सॉल्वेंट यहां पर टकरा रहा था, टेम्परेचर क्या था उसका उस वक्त? टी नॉट बी। जब मैं इसको आगे लेकर गया तो मुझे एक टेम्परेचर और मिला, टीबी। जब ये प्योर सॉल्यूशन बन गया था ना तो इसका वेपर प्रेशर गिर गया था एकदम से, फिर मेरे को उठाना पड़ा इसका वेपर प्रेशर, तो उसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज करा। तो टीबी नया टेम्परेचर है, उसमें से माइनस कर दो अगर मैं टी नॉट बी तो आएगा डेल्टा टी। ठीक ठीक। अच्छा, तो ये तो हुआ आपका एलिवेशन इन या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मोलैलिटी पे। तो यहां से फॉर्मूला आता है केबीएम, इसके नाम ध्यान रखना। एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक, वो क्रायोस्कोपिक उसका होता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट का। ये एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट है। और कोई नाम भी है बेटा इसका? बस दो ही है। ठीक है, अब यहां से अगर आप मोलैलिटी को खोल लेते हो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में, तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां से आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना था तो निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास क्या आया? केबी डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए और डेल्टा टी। ठीक है, 10 की पावर 3 फिर वही मोलैलिटी की कैलकुलेशन से निकल कर आया। सेम ग्राफ उठा रहे हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ग्राफ में हमें क्या मिलता है, ये प्योर सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर गिर गया, लेकिन इसमें सॉलिड तो है नहीं। अगर सॉलिड नहीं है तो मैं फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालूंगा? तो सॉलिड के लिए ये कर्व आया और हमने देखा कि कहां पर ये पहले टेम्परेचर आ रहा था, सॉलिड पे कट कर रहा था, और अब कहां कर रहा है, ऑरेंज वाली लाइन पे। तो ये टी नॉट एफ था, ये टी एफ। इस बार जरा ध्यान देना, टी एफ माइनस टी नॉट एफ, और पहले क्या था, टी नॉट बी माइनस टी बी। बस यही एक फर्क। इससे पता चल रहा है ये कम हुआ और वो ज्यादा हुआ, तो ये डिप्रेस हुआ और वो एलिवेट हुआ। ये डेल्टा टी एफ भी के एफ मोलैलिटी के इक्वल होगा। फॉर्मूले को खोलू तो फिर वही, मैं अब पूरी डेरिवेशन नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं कि एम बी होगा डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए डेल्टा टी एफ ऊपर के एफ इंटू 10 के पास। ठीक है, फिर बारी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से दिखाया जाता है। इक्वेशन उठाई हमने, पी इक्वल्स टू एनआरटी से। पी बन गया एन बाय वी आर टी। ये आपका एन बाय वी कंसंट्रेशन होता है, और बाइनरी सोल्यूशन के लिए हम मोलैरिटी ले सकते हैं, और पी को पाई ले सकते हैं। तो पाई क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वी आर टी। समझे? एक काम समझ में आ गया। दूसरा, इससे अगर मॉलिक्यूलर मास निकालू तो मॉलिक्यूलर मास आता है WB RT बाय 5। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, यहाँ काम खत्म। अब बारी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर से कुछ और चीजें समझनी। एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन से आप क्या समझते हो? ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों की कंसंट्रेशन एक जैसी। ठीक है, जैसे 1 मोल शुगर में 1 मोल शुगर डालोगे तो आइसोटोनिक होगा। हमारे ब्लड में 0.91% NaCl ब्राइन वाटर डालोगे तो आइसोटोनिक होगा। ठीक है, एक होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, 2 मोल शुगर को ऐड करो 1 मोल। और एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब 1 मोल शुगर को ऐड करो 2 मोल। तो दोनों में फर्क समझ में आया, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रहे हैं। दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस में होता क्या है। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव चीज को ही आने जाने देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ हम लेंगे एक कंटेनर में रखेंगे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, और एक में लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। और आपका सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्यूट मूव नहीं करता, सॉल्वेंट मूव करेगा। कहां से कहां? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा। ठीक है, अगर सॉल्यूट की बात हो रही हो तो उल्टा हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में मूव करेगा। ये बात याद रखना। ठीक है तो यहाँ पे वाला टॉपिक कंप्लीट आपका। अब बारी आती है वेंट हॉफ फैक्टर की। वेंट हॉफ फैक्टर आपका नहीं आ रहा है बेटा, जरा देखो, बोलते बोलते मैंने यहाँ गलती कर दी, टी नॉट एफ माइनस टी एफ होना था। ठीक है, ठीक है।